लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स पे बात कर भी लिया है। कोलाइडल सॉल्यूशन के कलर के ऊपर बात कर लिया है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात कर लिया है, ब्रोनियन मोमेंट के ऊपर बात कर लिया, टिंडल इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन हमारा हो गया। अब हम बात कर रहे हैं चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, राइट। तो एक बात क्लियर है कि कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन दो तरह के पार्टिकल से मिलके बना है, और उसमें दो ही तरह का पार्टिकल, एक डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल है और एक डिस्पर्जन मीडियम का पार्टिकल है, और दोनों एक दूसरे में मिक्स होके क्या बना रहे हैं, आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। अब ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसमें दो पार्टिकल है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। पहली बात आप सभी स्टूडेंट समझिए कि केवल डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल पर चार्ज होता है, डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल पर कोई चार्ज नहीं होता। ये पहला पॉइंट है जो हर स्टूडेंट को क्लियर करना है। ओनली द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज कैरी चार्ज, while the particle of dispersion medium does not carry any charge. This is the first point, right? अब प्रश्न आता है कि चार्ज दो ही तरह का होता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो या तो कोलाइडल पार्टिकल में डिस्पर्स्ड फेज पॉजिटिव चार्ज को एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रोलाइट का, या नेगेटिव चार्ज एब्जॉर्ब करेगा। उसके बारे में हम पढ़ भी लेंगे अभी आगे। और हमने पहले क्योंकि आइडिया आपको दे दिया था कि सूटेबल आयन को ही एब्जॉर्ब करता है, तो दो तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पहला काम आप अपना कुछ एग्जांपल्स को याद रख लीजिए, और वो एग्जांपल्स हैं आपके पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्व, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स, बेसिक डाइज, मिथाइलिन ब्लू, हीमोग्लोबिन और कुछ ऑक्साइड्स आपके सामने पॉजिटिवली चार्ज सोल के एग्जाम्पल हैं, लर्न करिएगा। नेगेटिवली चार्ज मेटल के जो सोल हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं, मेटल सल्फाइड्स के जो सोल हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं, एसिड डाइज जो होंगी आपकी कंगोरेड्स, योशिन, वो आपके, और स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल, इनके जो सोल बनेंगे वो सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज हैं। तो ये आपको लर्न करना है पॉइंट। एग्जाम्पल्स आप ध्यान रखिएगा, कंपटीशन में भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम्पल्स, और बोर्ड में भी 1 मार्क्स में आ जाते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए ऐसी चीज़ें टफ़ ही होती हैं जिनको याद करना होता है, जो समझ में आना चीज़ है वो तो कर लेता है स्टूडेंट, तो थोड़ा मेहनत करिए इस टॉपिक पर। अब प्रश्न आता है भाई कि चार्ज की ज़रूरत क्यों है। तो ये तो हमने पहले भी बात किया था कि कोलाइडल सॉल्यूशन जब बनता है तब वो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल पार्टिकल एग्रीगेट कर जाते हैं, और न्यूट्रल पार्टिकल एग्रीगेट कर जाते हैं तो कोगुलेशन हो जाता है, अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी के लिए कोलाइडल सॉल्यूशन पर चार्ज होना ज़रूरी है। और चार्ज भी कैसा, ये कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं। पहली चीज़, सब पे इक्वल चार्ज होना चाहिए। इस पे नेगेटिव तो यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव हो गया तो फिर गड़बड़ है। पहली चीज़ क्लियर। स्टेबिलिटी के लिए प्रेजेंस ऑफ सिमिलर चार्ज, और इक्वल भी होना चाहिए। यहाँ -1 है तो यहाँ -2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेम चार्ज होगा तभी ये इक्वल रिपल्सन फील करेंगे। क्लियर हो गया। तो चार्ज सिमिलर एंड इक्वल चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, एंड दीज टू कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आपसे पूछे भाई कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर, अब ब्रोनियन मोमेंट का भी एग्जांपल दे सकते थे, जिगजैग मोशन का, लेकिन एक बहुत सिंपल एग्जांपल है। यहाँ आप बात किया कि इक्वल और सिमिलर चार्ज कोलाइडल पार्टिकल पर। रिपल्सिव फोर्स चार्ज्ड पार्टिकल जिनके ऊपर सेम चार्ज है वो एक दूसरे को एग्रीगेट होने से रोकेंगे, रिपेल करेंगे। क्लियर हो गया। सो अब प्रश्न आता है कि आखिर किसी कोलाइडल सॉल्यूशन पर चार्ज कैसे आता है। तो आपके सिलेबस में जो एग्जांपल मेंशन है वो है प्रीफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस। ध्यान दीजिए, प्रीफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन। अब ये प्रीफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन का क्या मतलब है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कि कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन हर आयन को एडजॉर्ब नहीं करेगा, वो सेलेक्टिव आयन को ही एडजॉर्ब करेगा। ए बी डाला तो या तो वो ए पॉजिटिव को ही एडजॉर्ब करेगा, या वो बी नेगेटिव को ही एडजॉर्ब करेगा।
अब प्रश्न आता है भाई सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयन से हमें कैसे समझ में आएगा, क्योंकि अब तक एक बात क्लियर नहीं हो रही थी कि भाई पॉजिटिव को करेगा तो कौन से पॉजिटिव, नेगेटिव को क्यों नहीं करेगा, राइट। तो सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयन का जो रिजल्ट है, कंक्लूजन है, वो देखिए क्या कहता है। एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल है कि अगर हमने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को ऐड किया पोटेशियम आयोडाइड में, तो यहाँ हम समझ रहे हैं ये डिस्पर्स्ड फेज है और ये डिस्पर्जन मीडियम है, और हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार हो गया AgI का। ध्यान दीजिएगा, AgI का क्लियर हो गया। दूसरी तरफ अगर हमने Ki को डिस्पर्स्ड फेज माना और हमने उसको डाल दिया किस में, AgNO3 में, आपका फिर से कोलाइडल सॉल्यूशन AgI का तैयार हो गया। अब प्रश्न आता है इसमें फ़र्क क्या है? इसमें बहुत फ़र्क है। डिस्पर्स्ड फेज AgNO3, डिस्पर्जन मीडियम Ki, डिस्पर्स्ड फेज Ki, डिस्पर्जन मीडियम AgNO3, AgI का कोलाइडल सॉल्यूशन। अब AgI उस आयन को एडजॉर्ब करेगा जो इसके लेटिस में मौजूद है और सराउंडिंग में एक्सेस में है, यानी डिस्पर्जन मीडियम में मौजूद है। देख लीजिए, समझ लीजिए, इसके लेटिस में दो आयन मौजूद हैं, Ag पॉजिटिव और I नेगेटिव, Ag पॉजिटिव और I नेगेटिव, और सराउंडिंग में इनमें से कौन सा आयन एक्सेस में है, Ki का I नेगेटिव। तो ये अपने चारों तरफ किसको एडजॉर्ब कर लेगा, I नेगेटिव को एडजॉर्ब कर लेगा भाई, I नेगेटिव, और एडजॉर्ब हो गया तो ये I नेगेटिव अब मूव नहीं कर पाएंगे। तो ये जो I नेगेटिव की लेयर है, इसे स्टेशनरी लेयर कह सकते हो आप, इसको फिक्स्ड लेयर है, ये मूवेबल लेयर नहीं है। ध्यान क्लियर हो गया। और कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा तैयार हुआ आपका, AgNO3 को Ki में डाला, AgI बना और उसने I नेगेटिव का एडजॉर्ब किया। अब आप बता दीजिए मुझे, Ki को AgNO3 में डालोगे, AgI बना। अब AgI कौन से आयन को एडजॉर्ब करेगा, जो इसके लेटिस में मौजूद है, इसके लेटिस में दो आयन है, Ag पॉजिटिव I नेगेटिव, और सराउंडिंग में एक्सेस में है, सो ये किसको करेगा, Ag पॉजिटिव का एडजॉर्ब करेगा। Ag पॉजिटिव इसके सराउंडिंग में, Ag पॉजिटिव इसके सराउंडिंग में, Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, ये इसके सराउंडिंग में Ag पॉजिटिव। तो कैसा कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया, ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। क्लियर हुआ, किसको एडजॉर्ब करेगा। और ये जो लेयर है आपकी Ag पॉजिटिव की, इस लेयर को आप क्या कह सकते हो, फिक्स्ड लेयर कह सकते हो। क्या हो गया। अब ये जो आपका फिक्स्ड लेयर वाला आयन है, ये सराउंडिंग में मौजूद अपोजिट आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आप देखिए ध्यान से कि यहाँ आपका I नेगेटिव है, K पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेगा, Ag पॉजिटिव भी है। ये मोबिलिटी ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है कि किसको खींचेगा, K पॉजिटिव को इसने अपने सराउंडिंग में एडजॉर्ब कर लिया। क्लियर हो गया, K पॉजिटिव को इसने सराउंडिंग में एडजॉर्ब कर लिया। अब क्लियर हो गया, AgI था, I नेगेटिव एडजॉर्ब हो गया, तो K पॉजिटिव इसके सराउंडिंग में मूव करेंगे। ये एडजॉर्ब नहीं हुए, इसके पास पास आ गए, मूवेबल आयन है, क्योंकि ये कोलाइडल का पार्ट नहीं है। कोलाइडल पार्टिकल तो AgI कोलाइडल एंड I नेगेटिव एडजॉर्ब, इट इज़ कोलाइडल। इसके सराउंडिंग में K पॉजिटिव है। अब आप ध्यान से देखिए कि AgI कोलाइडल सॉल्यूशन I नेगेटिव को एडजॉर्ब किया, हर पार्टिकल पर चार्ज आ गया। जो लेयर है वो आपकी फिक्स्ड लेयर है, लेकिन K पॉजिटिव उसके सराउंडिंग में मूव कर रहे हैं, वो डिफ्यूज्ड लेयर है। तो एक तो फिक्स लेयर हो गई और एक कैसी लेयर हो गई, डिफ्यूज्ड लेयर हो गई। दोबारा देखो, फिर इस पेशे पे और बात करते हैं, एक एग्जांपल्स लेके दोनों बार समझ लेते हैं। अगर हमने AgNO3 को ऐड किया किसके अंदर, Ki के अंदर, क्लियर, हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार हुआ किसका, AgI का। क्लियर हो गया। अब AgI कौन से आयन को एडजॉर्ब करेगा, भाई ये डिस्पर्स्ड फेज है और ये डिस्पर्जन मीडियम है, जो इसके लेटिस में भी है और सराउंडिंग में भी एक्सेस में है। सो ये AgI अपने सराउंडिंग में किसको एडजॉर्ब कर लेगा,
आई नेगेटिव को एडजॉर्ब कर लेगा। सो इट इज आई नेगेटिव, आई नेगेटिव, आई नेगेटिव, आई नेगेटिव और आई नेगेटिव। आपका कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा? AgI ओब्लिक आई नेगेटिव, दिस इज एंड दिस इज द फिक्स्ड लेयर। अब ये जो AgI ओब्लिक आई नेगेटिव है, ये सराउंडिंग में से K पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एक और लेयर बनाएगा। ये तो फिक्स्ड लेयर है, K पॉजिटिव, K पॉजिटिव, K पॉजिटिव, K पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव। ये जो लेयर है मोबाइल लेयर, अरे डिफ्यूज्ड लेयर है, क्लियर हो गया, आपकी K पॉजिटिव वाली, और आई नेगेटिव वाली लेयर आपकी फिक्स्ड लेयर है। तो इस डिफ्यूज्ड लेयर K पॉजिटिव वाली और इस फिक्स्ड लेयर दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस है, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक क्या है? नेगेटिव चार्ज। इसी पोटेंशियल को आपकी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल कहा गया है। इसे ही क्या कहा गया है? इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल एंड जीटा पोटेंशियल कहा गया है। किस लेयर को कहा गया है? फिक्स्ड लेयर आई नेगेटिव वाली और डिफ्यूज्ड लेयर K पॉजिटिव वाली, इन दोनों के जो पोटेंशियल में डिफरेंस है उसे ही क्या कहा? इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। और इन दो लेयर्स को, एक फिक्स लेयर है और एक क्या है आपकी डिफ्यूज लेयर है, इसे हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर नाम दिया गया है। डबल लेयर है और क्या नाम दिया गया है? हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। क्लियर है पॉइंट? फिर से समझ लीजिए। AgNO3 को ऐड किया किस में? KI में। कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार हो गया AgI का, राइट। और इस AgI ने कौन से आयन को एडजॉर्ब किया? जो इसके लेटिस में मौजूद है और सराउंडिंग में एक्सेस में है। आई नेगेटिव को एडजॉर्ब किया। जो लेयर बनी वो आपकी कैसी लेयर बनी? फिक्स्ड लेयर बनी आई नेगेटिव की। लिखने का तरीका क्या होगा? AgI ओब्लिक आई नेगेटिव। क्लियर हो गया, राइट। उसके बाद ये आई नेगेटिव अपने सराउंडिंग में किसको एडजॉर्ब करेगा? पॉजिटिव को एडजॉर्ब करेगा। क्लियर हो गया, ये पॉजिटिव को एडजॉर्ब करेगा। अब ये जो लेयर पॉजिटिव वाली जो लेयर है ये आपकी कैसी लेयर है? ये डिफ्यूज लेयर है। ये आई नेगेटिव वाली लेयर है, ये कैसी लेयर है? फिक्स्ड लेयर है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, नेगेटिव की और पॉजिटिव की। इन दोनों के जो पोटेंशियल में डिफरेंस है उसे इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल, किसके पोटेंशियल में? फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर के पोटेंशियल में जो डिफरेंस है। दैट पॉइंट इज क्लियर। सो आई नेगेटिव के बाद में फिर आप क्या लिख सकते हो? K पॉजिटिव भी लिख सकते हो। सो लिखने का तरीका देखिए, AgI कोलाइडल सॉल्यूशन, आयन एडजॉर्ब किया आई नेगेटिव, ये लेयर कैसी बन गई आपकी? फिक्स्ड लेयर, और उसके सराउंडिंग में डिफ्यूज लेयर किसकी होगी? K पॉजिटिव की। इस तरह से आप लोग मेंशन करोगे। पॉइंट इज क्लियर। सो सिमिलर टाइप ऑफ एग्जाम्पल इज, फिर से इस बार आप लोग ले लीजिए KI के अंदर ऐड कर लेते हैं क्या? AgNO3। अब थोड़ा चेंज कर लेते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है थोड़ा और समझ में आ जाएगा। KI लिया और डिस्पर्जन मीडियम इस बार AgNO3 ले लिया। कोलाइडल सॉल्यूशन फिर से किसका बन गया? AgI का बन गया। AgI सराउंडिंग में मौजूद उस आयन को एडजॉर्ब करेगा जो इसके लेटिस में मौजूद है, वहाँ एक्सेस में है, तो Ag पॉजिटिव को एडजॉर्ब करेगा। क्लियर हो गया। लेयर कैसी बनी बच्चों? फिक्स्ड लेयर बन गई। क्लियर हो गया। फिर ये Ag पॉजिटिव किसके? नेगेटिव को करेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सो मोबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। आई नेगेटिव को एडजॉर्ब कर रहा है, NO3 को भी कर ले लार्जर साइज, ठीक है। आई नेगेटिव को एडजॉर्ब कर रहा है, राइट। आई नेगेटिव को एडजॉर्ब कर रहा है, तो अब जो ये लेयर हो गई ये कैसी लेयर है? मोबाइल लेयर है। पहले वाली लेयर फिक्स्ड लेयर थी, इसे ही दो लेयर का बनना हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहेंगे। और दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस को जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल कहेंगे। तो एग्जांपल्स होपफुली क्लियर हैं। एक और एग्जांपल, और कंडीशंस भी बड़ी ध्यान रखनी पड़ती हैं भाई, और वो कंडीशन देखिए क्या है। ये कह रहा कि FeCl3
FeCl3 को आप हॉट वाटर में डालिए प्लस वाटर, और आप लोग दूसरे केस में FeCl3 को NaOH में डालिए, FeCl3 को NaOH में डालिए। दोनों ही केस में फेरिक हाइड्रोक्साइड हाइड्रेटेड फॉर्म में अपना सॉल्व बना लेगा Fe2O3.XH2O, और यहाँ भी Fe2O3.XH2O। बस फ़र्क क्या आएगा, राइट, XH2O ही बनाएगा। फ़र्क क्या आएगा, जब FeCl3 को हॉट वाटर में डालोगे जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनेगा वो अपने सराउंडिंग में मौजूद फेरिक आयन को एडजॉर्ब करेगा और पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेगा Fe+3। ध्यान दीजिएगा Fe+3। लेकिन जब आप FeCl3 को NaOH में डालोगे वही हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना, अब ये सराउंडिंग में मौजूद OH नेगेटिव को एडजॉर्ब करेगा और कैसा कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा, नेगेटिवली चार्ज। तो 2 पॉइंट है, ध्यान रखना। फेरिक क्लोराइड को किस में डिप किया भाई आपने, वाटर के अंदर, हॉट वाटर के अंदर डाला। पॉइंट इज क्लियर। फेरिक क्लोराइड को हॉट वाटर में डाला, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना, और उसने कौन से आयन को, यहाँ आपको OH नेगेटिव दिखाई भी नहीं दे रहा है, आप याद रखने का भी तरीका है, Fe+3 को एडजॉर्ब करेगा। क्लियर हो गया। दूसरी तरफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, अगर फेरिक क्लोराइड को NaOH के साथ रिएक्ट कराया, राइट, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना, लेकिन इस बार ये सराउंडिंग मौजूद OH नेगेटिव को एडजॉर्ब करेगा और आपका कोलाइडल सॉल्यूशन किस तरीके का बन जाएगा, OH नेगेटिव को एडजॉर्ब करती नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। सो AgNO3 और Ki रिलेशन क्लियर कर लीजिए। FeCl3 हॉट वाटर के साथ, FeCl3 आपका NaOH के साथ। आपके लिए ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब प्रश्न आता है भाई कि कोलाइडल सॉल्यूशन की कुछ और प्रॉपर्टीज़ पे बात करना है। बहुत सिंपल छोटी छोटी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, समझ लीजिए कि पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, बहुत आसान है, हम सबको पता है भाई कि कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल पर होता है चार्ज, राइट। ये कोई भी मान लीजिए आपकी ऐसी ट्यूब बना दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसी ही बनानी थी, और इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल है, राइट, और इनको हमने बैटरी से जोड़ दिया। ये मान लीजिए आपका नेगेटिव टर्मिनल था और ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये इसको कनेक्ट कर दिया हमने, नेगेटिव और पॉजिटिव। क्लियर हो गया। अब आप सबको पता है जैसे ही बैटरी ऑन करोगे कोलाइडल पार्टिकल पर चार्ज तो है ही, या तो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर मान लो चार्ज नेगेटिव है तो अब वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल किधर मूव करेंगे, पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, और वो सारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, राइट। और सीधा सा पता है भाई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो उनकी टेंडेंसी तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की होती है, ऑक्सीडेशन होती है, तो इसको आप क्या नाम दे दोगे, एनोड पर। तो क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता तो क्या होता भाई, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो क्या होता, ये बताइए मुझे। कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिव होता तो नेगेटिव की तरफ जाते, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन की संभावना, इसका मतलब आपका क्या हो जाता, कैथोड पर। इसका सीधा सा मतलब है इलेक्ट्रोफोरेसिस को क्या कहेंगे कि किसी कोलाइडल सॉल्यूशन पर चार्ज किस तरह का चार्ज है उसको कन्फर्म करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है। जब कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन 2 इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाकर, राइट, और बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो कोलाइडल पार्टिकल अपने चार्ज के अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। ध्यान दीजिए, कोई कोलाइडल पार्टिकल किस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, जिस इलेक्ट्रोड पर चार्ज उस कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज का अपोजिट है, यानी नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव होगा तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई, ध्यान रखना, अगर किसी प्रोसेस के जरिए समहाउ, हायर क्लासेस में बड़ा डिटेल में बात करोगे, हमने मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल को प्रिवेंट कर दिया, यानी कोलाइडल पार्टिकल को मूव करने से रोक दिया,
तो ये कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में डिस्पर्जन मीडियम का पार्टिकल मूव करने लग जाएगा डिस्पर्स्ड फेज की बजाय, राइट। क्योंकि डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल को, अगर आप चार्ज पार्टिकल को रोक रहे हो तो सीधा सा बात है आपने ऐसा कोई मीडियम लगा दिया है जो उसको अलाउ नहीं कर रहा है, राइट। तो ऐसा जो कंडीशन बन जाएगा तो डिस्पर्जन मीडियम का पार्टिकल मूव करने लग जाएगा, और जब डिस्पर्जन मीडियम का पार्टिकल मूव करता है ना, सॉल्यूशन के केस में उसको ऑस्मोसिस नाम दिया गया है। यहाँ भी उसे इलेक्ट्रोस्मोसिस कहते हैं। इलेक्ट्रो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का ही रोल है इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो आपसे कोई पूछ ले भाई इलेक्ट्रोस्मोसिस किसे कहते हैं, तो आप ये कहोगे कि जब इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रहा है और हमने डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल को मूव करने से रोक दिया, तो ऐसी स्थिति में डिस्पर्जन मीडियम का पार्टिकल मूव करने लग जाएगा। डिस्पर्जन मीडियम मूव करते ही आप समझ जाइए कि क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस हो जाएगा। बहुत सिंपली आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हो कि इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस क्या है। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस पॉइंट क्लियर है, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस क्लियर है। अब प्रश्न आता है इस चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज कोगुलेशन। प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। कोगुलेशन का मतलब क्या है कि कोलाइडल पार्टिकल डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल का डिस्पर्जन मीडियम से अलग हो जाना, राइट। अब अलग क्यों नहीं होते, क्योंकि उनके ऊपर चार्ज है, और चार्ज भी सबके ऊपर सिमिलर है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एग्रीगेट नहीं होते। तो सीधा सा मामला है कैसे भी करके इस चार्ज को ख़त्म करना है। ये चार्ज ख़त्म होगा तो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल जो हैं वो कोगुलेट हो जाएंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं, वन बाय वन हम उन सब पे बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट यहाँ इलेक्ट्रोफोरेसिस है। देखिए जब इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा तो क्या होगा, मान लीजिए हमने यहाँ इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल जोड़ा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये जोड़ दिया, ये नेगेटिव पॉजिटिव, और कोलाइडल पार्टिकल पर मान लो नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव तो सारे किस पे चले जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज पर, राइट। वहाँ जाकर ये डिस्चार्ज होंगे क्योंकि सब नेगेटिव हैं, और पॉजिटिव चार्ज पर जाकर तो सीधा सा बात है इसको डिस्चार्ज होना पड़ेगा। डिस्चार्ज होते ही ये न्यूट्रल होंगे, न्यूट्रल होते ही एग्रीगेट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से कैसे कोगुलेट बनेगा समझ में आया कि कोई कोलाइडल पार्टिकल अपने अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पर जाएगा, वहाँ डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होते ही न्यूट्रल हो गया तो कोगुलेट हो ही जाएगा। पॉइंट क्लियर है। आगे नेक्स्ट एग्जांपल, बाय मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिटली चार्ज सोल। कोई कहने की जरूरत ही नहीं है, दो सोल हैं, एक पॉजिटिव सोल एक नेगेटिव है, दोनों को मिक्स कर दो, मिक्स करते ही न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल होते ही कोगुलेट हो जाएगा। जैसे यहाँ एक बहुत कॉमन एग्जांपल गिवन है कि अगर आप हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2O क्लियर होगा, जो एक पॉजिटिव सोल है, इसके अंदर आप आर्सेनिक सल्फाइड डाल दो, आर्सेनिक सल्फाइड जो एक नेगेटिव सोल है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल होते ही कोगुलेशन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। वन मोर पॉइंट, बॉइलिंग से भी कोगुलेशन हो जाता है कि जब किसी सोल को हम लोग क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। जब कोई भी सोयल बॉयल किया जाता है, मान लीजिए कोलाइडल सॉल्यूशन, आप इसको हीट करके क्या कर रहे हो, बॉयल कर रहे हो। सो सबको पता है भाई बॉयल करते ही पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ जाएगा, कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा। तो जो एब्जॉर्ब्ड लेयर थी ना, सबको पता है कि एब्जॉर्ब्ड लेयर है जिसकी वजह से चार्ज है, वो डिस्टर्ब होगी। जैसे ही कोलाइडल पार्टिकल मूव करेंगे बॉइलिंग की वजह से, वैसे ही एब्जॉर्ब्ड जो लेयर है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। क्लियर हो गया। और जैसे ही वो डिस्टर्ब होगी उसका चार्ज रिड्यूस होगा, और चार्ज रिड्यूस होते होते जैसे जैसे वो न्यूट्रल बनते जाएंगे वैसे वैसे वो कोगुलेट होते जाएंगे। तो बॉइलिंग की वजह से कैसे होगा, बॉइलिंग की वजह से क्या होगा भाई, जब किसी सॉल्ट को बॉयल करोगे एब्जॉर्ब लेयर डिस्टर्ब होगी, कोलिजन इंक्रीज होने की वजह से। क्लियर हो गया। किसके साथ कोलिजन हो रहा है भाई, डिस्पर्जन मीडियम के साथ। उससे क्या होगा, कोलाइडल पार्टिकल का चार्ज रिड्यूस होगा, अल्टीमेटली वो एग्रीगेट हो जाएंगे, कोगुलेशन बना लेंगे। वन मोर, हमने डायलिसिस पढ़ा था कोलाइडल सॉल्यूशन के प्योरीफिकेशन के लिए, और बताया था कि कंटिन्यू मत होने देना। अगर डायलिसिस रेजिस्टेंट रहा, लगातार चलता रहा, तो परसिस्टेंट डायलिसिस में क्या होगा कि पहले तो हमारा उद्देश्य डायलिसिस का यही था कि जो
एक्स्ट्रा आयन है वो बाहर चले जाएँ, लेकिन हमने बताया था कि पहले एक्स्ट्रा बाहर जाएंगे और फिर भी कंटिन्यू डायलिसिस रहा तो जो एडजॉर्ब है वो बाहर चला जाएगा। अगर एडजॉर्ब बाहर जाते ही तो न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल होते ही तो कोगुलेशन हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है या नहीं है? सो दैट इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ कि कैसे चार्ज को रिमूव किया जाए। और वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसके बारे में तो हमने शुरू में बात कर ही लिया था कि बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा। देखिए समझिए, ये कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है और कोलाइडल सॉल्यूशन है आपका पॉजिटिव चार्ज, और हमने डाला इसके ऊपर NaCl। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के उस आयन को एडजॉर्ब करेगा जिसका चार्ज इसके चार्ज का अपोजिट है, Cl नेगेटिव। ये भी क्या करेगा? Cl नेगेटिव। ये भी किसको खींचेगा? Cl नेगेटिव खींचेगा। क्लियर है पॉइंट? सो इस आयन को हम लोग एक्टिव आयन कह सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का वो आयन जिसका चार्ज कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज का अपोजिट है, उसे ही आप एक्टिव आयन कह सकते हो। अभी एक्टिव आयन पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर देगा? न्यूट्रल। पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, न्यूट्रल न्यूट्रल होते एग्रीगेट, एग्रीगेट होते कोगुलेशन। सो इस आयन को आप लोग कोगुलेटिंग आयन भी कह सकते हो और फ्लोकुलेटिंग आयन भी कह सकते हो, जिस आयन का चार्ज कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज का अपोजिट है। और देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है और हमने CaSO4 डाला, तो नेगेटिवली चार्ज किसको एडजॉर्ब करेगा? Ca+2 को। किसको करेगा? Ca+2 को करेगा। किसको करेगा? Ca+2 को करेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब बताइए CaSO4 का कौन सा आयन एक्टिव है? क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन नेगेटिव है तो इसके लिए एक्टिव आयन पॉजिटिव आयन। तो एक्टिव आयन, कोगुलेटिंग आयन, फ्लोकुलेटिंग आयन। फ्लोकुलेशन भी कोगुलेशन को ही रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब बताइए मुझे कि कौन सा आयन, जिस आयन का चार्ज कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज का अपोजिट हो, उसे ही हम क्या कहेंगे? कोगुलेटिंग आयन कहेंगे। क्लियर हो गया? उसे ही हम एक्टिव आयन कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब और समझने की कोशिश करते हैं कि एक नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है। ये मान लीजिए नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन, और 3 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट प्रिस्क्राइब किए गए। किसी ने कहा NaCl डालिए, राइट, और नेगेटिव चार्ज तो है ये। किसी ने कहा CaSO4 डालिए, और मान लीजिए किसी ने सब्सट्रैक्ट किया AlCl3 डालिए। सबको पता है भाई नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन में NaCl डालोगे तो एक्टिव आयन Na पॉजिटिव होगा, CaSO4 डालोगे तो एक्टिव आयन Ca+2 होगा, और AlCl3 डालोगे तो एक्टिव आयन AlCl3 होगा। बोलो पॉइंट क्लियर है या नहीं है? क्या क्लियर है भाई? कोलाइडल सॉल्यूशन पर चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज है, राइट, और नेगेटिव चार्ज है तो एक्टिव आयन क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट का वो आयन जिसका चार्ज कोलाइडल चार्ज का अपोजिट है। सो Na पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। अब सबको पता है भाई ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, ये एक 2 पॉजिटिव, सबको पता है 2 नेगेटिव आयन को एडजॉर्ब न्यूट्रलाइज करेगा, और ये 3 को करेगा। तो पावर किसकी ज़्यादा हुई? जिस पर चार्ज ज़्यादा है उसी की पावर ज़्यादा है। बोलो। सो AlCl3 ज़्यादा इफेक्टिव है कोगुलेशन में। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप एक बात समझिए कि एक्टिव आयन की वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी, एक्टिव आयन की वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी, Al+3 वैलेंसी ज़्यादा है, ज़्यादा इफेक्टिव होगा कोगुलेशन में, और उतना ही कम अमाउंट डालना पड़ेगा। सो कोगुलेटिंग पावर जिसकी ज़्यादा है उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू कम है, कम डालना पड़ेगा। वैल्यू का मतलब अमाउंट कम डालना पड़ेगा। अब बताइए मुझे, फिर से मैं इस एग्जांपल को लेके रखता हूँ आपके सामने। नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन, 3 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट प्रिस्क्राइब कर दिए, NaCl, CaSO4 और AlCl3। बोलिए NaCl का कौन सा आयन यहाँ एक्टिव है? Na पॉजिटिव। CaSO4 का कौन सा एक्टिव है? Ca+2। AlCl3 का कौन सा एक्टिव है? Al+3। कौन ज़्यादा इफेक्टिव होगा भाई?
बोलिए, सबको पता है Al+3 जिसकी वैलेंसी ज़्यादा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, AlCl3 ज़्यादा इफेक्टिव, Al+3 ज़्यादा इफेक्टिव होगा, राइट। एक्टिव आयन कौन सा होगा, Na पॉजिटिव क्योंकि नेगेटिव है, एक्टिव आयन Ca+2, एक्टिव आयन Al+3, ज़्यादा इफेक्टिव कौन होगा, Al+3 क्योंकि उसकी वैलेंसी ज़्यादा है। अब प्रश्न आता है कि ज़्यादा इफेक्टिव पता चल गया, कोगुलेटिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी, Al+3 की, लेकिन इसकी कोगुलेटिंग वैल्यू कम होगी, अमाउंट कम डालना पड़ेगा, और इसे ही यहाँ एक्सप्लेन किया गया है हार्डी-सैक्यूल्स रूल के द्वारा। एक एग्जांपल सोल्व ले लीजिए, कोई बात नहीं, पॉइंट पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन, राइट। और एग्जांपल ले लिया हमने Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट, Na3PO4, राइट। हमने एग्जांपल ले लिया MgSO4 सोडियम सल्फेट, राइट। और तीसरा एग्जांपल हमने ले लिया AlCl3। अब बताइए भाई, Na3PO4 का एक्टिव आयन पॉजिटिव है तो PO4 3 नेगेटिव फॉस्फेट आयन, इसका एक्टिव आयन SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन, और इसका एक्टिव आयन क्लोराइड आयन। अब मामला आ गया भाई, तीनों में से कौन ज़्यादा इफेक्टिव है। एक्टिव आयन तो पता चल गया आपको, जिस पे चार्ज ज़्यादा वही ज़्यादा इफेक्टिव है, इसकी कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा है, कोगुलेटिंग वैल्यू कम होगी। सो हार्डी-सैक्यूल्स रूल को बड़ा सिंपली डिफाइन किया गया है कि ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ कोगुलेटिंग आयन, जितना कोगुलेटिंग आयन की वैलेंसी ज़्यादा होगी, A3 पॉजिटिव, B2 पॉजिटिव एंड A पॉजिटिव, राइट, उतना ही उसकी पावर है कोगुलेशन की ज़्यादा, बस यही मामला है। तो नेगेटिवली चार्ज के लिए एग्जांपल बता दिया, पॉजिटिवली चार्ज के लिए A3 नेगेटिव ज़्यादा इफेक्टिव है किससे, B2 नेगेटिव से, और वो उससे कम इफेक्टिव है A नेगेटिव है। तो ये आपका हार्डी-सैक्यूल्स रूल है, क्लियर हो गया। अब कोगुलेटिंग वैल्यू को भी यहाँ बहुत सिंपली एक वर्ड में, एक लाइन में डिफाइन किया गया है कि एक कोलाइडल सॉल्यूशन है 1 लीटर, राइट। इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना है, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना है 2 आवर्स में कोगुलेशन करने के लिए कितने मिलीमोल इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत है। किसी कोलाइडल सॉल्यूशन का 2 आवर्स में कोगुलेशन, कंप्लीट कोगुलेशन करने के लिए जितने मिलीमोल पर लीटर इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत है, उसे ही उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू कहते हैं भाई, क्लियर हो गया। अब आपको पता है भाई, मान लीजिए आपने कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन ले लिया और वो 3 घंटे में कर रहा है, तो आपको जी कंसंट्रेशन बढ़ाओ। अब आपको जी 2.5 घंटे में कर रहा है, आपको जी कंसंट्रेशन और बढ़ाओ। मान लीजिए 2 घंटे 10 मिनट में आप कह रहे कंसंट्रेशन और बढ़ाओ, अब 2 घंटे में कर रहा है, अब इसकी जो मिलीमोल पर लीटर कंसंट्रेशन है उसे ही इसकी कोगुलेटिंग वैल्यू कहा गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। अब हम अगली क्लास में लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन के कोगुलेशन के बारे में, राइट, बात करेंगे, और वो लास्ट क्लास होगा होपफुली हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन का, इस चैप्टर का, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चंस पे बात करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके।